तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने पढ़ा किसके बारे में? कूलम्ब बल के बारे में। और कूलम्ब बल में हम लोगों ने देखा कि जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर होते हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है, और उस बल के बारे में हमने कई सारी ढेर सारी चीज़ें पढ़ी। बल कितना लगता है, उसका सदिश प्रारूप क्या है, इन सब के बारे में आज अपन बात करेंगे कि दो आवेश, अच्छा जो भी कूलम्ब बल है वो देखो लग कैसे रहा है। दोनों आवेश जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, एक दूसरे से r दूरी पर हैं, फिर भी बल लगा रहे हैं, तो मतलब बिना टच किए वाला बल लगा पा रहे हैं। इसका मतलब ये कुछ वैसा ही प्रभाव हो गया जैसा अपन ने किस में पढ़ा था? गुरुत्वीय क्षेत्र में। तो गुरुत्वीय क्षेत्र प्रभाव था किसका? द्रव्यमानों का। और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो प्रभाव है किसका? आवेशों का। जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो इस आवेश के कारण इस पर बल लग रहा है और इस आवेश के कारण इस पर बल लग रहा है। इसका मतलब ये आवेश यहाँ पर कुछ उत्पन्न कर रहा है और ये आवेश यहाँ पर कुछ उत्पन्न कर रहा है, और जो उत्पन्न कर रहा है वो क्या है? वो है विद्युत क्षेत्र। मैं फिर बता देता हूँ कि ये वही प्रभाव है जैसा अपन ने द्रव्यमानों के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा था, और यहाँ पे आवेशों के कारण क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र को कैसे परिभाषित किया जाता है? विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करने का क्या तरीका है? विद्युत क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है कि किसी आवेश, ध्यान से समझना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य स्थिर आवेश वैद्युत बल का या स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करे, बल का अनुभव करे। ध्यान से समझना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य स्थिर आवेश किसका अनुभव करे? वैद्युत बल का, स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। यहां पे मैंने एक टर्म लिखी है, क्या? स्थिर आवेश। जो अन्य आवेश है वो भी कैसे होना चाहिए? स्थिर। अगर बच्चों आवेश गतिमान हो जाएगा ना तो उस पर फिर चुंबकीय बल भी लग सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे इस आवेश को भी क्या रखा है? स्थिर, क्योंकि अपन बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं? स्थिर वैद्युत। ठीक है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य स्थिर आवेश स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। अब इस बात को अपन यहां से समझते हैं वापस कि ये था आवेश Q1 और ये था आवेश Q2। ध्यान से समझना, इसका मतलब ये और ये दोनों टच तो कर नहीं रहे एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? r। फिर भी इस आवेश के कारण ये एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा था और इस आवेश के कारण ये भी प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा था। अब ये इस जगह पे कुछ उत्पन्न कर रहा है, और वो क्या उत्पन्न कर रहा है? विद्युत क्षेत्र। और उस विद्युत क्षेत्र में कौन रखा हुआ है? Q1। इसका मतलब Q2 के विद्युत क्षेत्र में कौन रखा है? Q1। इसलिए Q1 क्या करेगा? एक बल का अनुभव करेगा। किसके विद्युत क्षेत्र के कारण? Q2 के विद्युत क्षेत्र के कारण। और Q2 किस में रखा हुआ है? Q2 रखा हुआ है Q1 के विद्युत क्षेत्र में, इसलिए Q2 भी एक बल का अनुभव करेगा। किसके विद्युत क्षेत्र के कारण? Q1 के विद्युत क्षेत्र के कारण। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में हैं, इसी वजह से इन दोनों पर बल लग रहा है। और आप आगे देखोगे कि ये बल और ये बल बराबर ही आता है, वो बाद में देखेंगे अपन। लेकिन अभी फिलहाल इस बात को समझो कि इसके विद्युत क्षेत्र में ये रखा हुआ और इसके विद्युत क्षेत्र में ये रखा हुआ। क्लियर? तो किसी इस आवेश ने अपने चारों तरफ एक आवरण उत्पन्न किया, एक क्षेत्र उत्पन्न किया। उस क्षेत्र में ये जब आवेश आया, ये जो स्थिर आवेश है कौन? 2, इसने बल का अनुभव किया, और इसके क्षेत्र में ये रखा हुआ है तो इसने भी बल का अनुभव किया। एक और इंपॉर्टेंट बात विद्युत क्षेत्र से संबंधित, जैसे जब आप इसके क्षेत्र में, अच्छा इसके क्षेत्र में खुद भी तो रखा हुआ है, तो इसके क्षेत्र में ये खुद रखा हुआ है, तो खुद के क्षेत्र में खुद के ऊपर बल महसूस नहीं करेगा। मतलब खुद के क्षेत्र के कारण खुद पर बल नहीं लगेगा। किसके कारण लगेगा? दूसरे के क्षेत्र के कारण, दूसरे के विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। ऐसा अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, खुद के गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण खुद पर बल नहीं लगता। क्लियर बात? तो इसके विद्युत क्षेत्र में
ये रखा हुआ है तो यही बल का अनुभव करेगा, ये वाला बल का अनुभव नहीं करेगा। ये वाला बल का अनुभव किसके विद्युत क्षेत्र के कारण करेगा? 1 के विद्युत क्षेत्र के कारण। तो ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, ये विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन की बेसिकली विद्युत क्षेत्र है क्या। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसी जो परिभाषित किया गया मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में, गणितीय रूप से वो कैसे परिभाषित किया गया कि मान लो ये कोई वह आवरण है, कौन? विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये कौन है? विद्युत क्षेत्र। किसका? किसी आवेश का। किसी आवेश का ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। इसमें एक आवेश Q नोट, इसे Q नोट ले रहे हैं, एक आवेश लेके आए। इस आवेश को बोला हमने परीक्षण आवेश। क्यों इसे परीक्षण आवेश क्यों बोला? ध्यान से सुनो। पहली बात, परीक्षण आवेश इसलिए क्योंकि इसे बोलते हैं परीक्षण आवेश, जिसे अपन टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। जैसे अपन ने वहां पे 11th में पढ़ा था क्या? टेस्ट मास, परीक्षण द्रव्यमान। इसी तरीके से यहां पे परीक्षण आवेश। तो ये जो आवेश इस विद्युत क्षेत्र में आया तो इस पर बल लगेगा। इस पर क्या लगेगा? बल। वो जो बल लगा, वो जो भी बल लगा किसके विद्युत क्षेत्र के कारण? इस वाले विद्युत क्षेत्र के कारण। इस पर क्या लगा? बल। मान लो ये बल ऐसे लगा, ऐसे F। अब विद्युत क्षेत्र को कैसे परिभाषित किया? ये वाला विद्युत क्षेत्र कि E वेक्टर, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा Q नोट। क्या बोला मैंने? कि E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा Q नोट। इसका मतलब है कि इकाई परीक्षण आवेश, इकाई परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। और ये जो परीक्षण आवेश होता है वो कैसे, किस प्रवृत्ति का होता है? धनात्मक। ध्यान से समझ लेना, ये जो परीक्षण आवेश लिया है कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। इकाई परीक्षण आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव। पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के तुल्य होता है। विद्युत क्षेत्र के तुल्य होता है। पहली बात तो ये, इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज। और कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। और इस परीक्षण आवेश को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, इस क्षेत्र में ये आवेश रखा गया, इस आवेश को हमने बोला परीक्षण आवेश। इस परीक्षण आवेश पर बल लगा कितना? F। तो फिर विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कैसे किया गया कि विद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर। ये है इसकी मैथमेटिकल परिभाषा और ये है इसकी एक सिंपल परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है और ये इसका गणितीय प्रारूप। अब यहां पे एक बात को समझना, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश। इसका चिन्ह होता है E। यह है बल और यह है परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश के लिए 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। परीक्षण आवेश कैसे लिया जाता है? परीक्षण आवेश के लिए इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट, परीक्षण आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, परीक्षण आवेश अल्पमान का होता है। क्यों होता है? अल्पमान का होता है, इसका मान बहुत कम होता है। जो एक Q नोट है इसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत कम। इसीलिए कभी कभार यहां पे ऐसे भी लिख दिया जाता है, लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये जो परीक्षण आवेश है उसका मान नगण्य सा होता है, इसलिए इसको लिख दिया जाता है Q नोट टेंड्स टू 0। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश रखा। इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा ये जो परीक्षण आवेश है ये धनात्मक लिया जाता है। और दूसरी चीज, ये परीक्षण आवेश का मान क्या होता है? अल्प। अल्प मतलब बिल्कुल नगण्य सा। वो क्यों? अल्प होने का मतलब ही कि Q नोट भी एक आवेश है,
तो ये भी अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। भाई इस विद्युत क्षेत्र में जब आप इसको लिखे हैं तो क्यू नॉट भी तो एक आवेश है, और हम जानते हैं कि आवेश जैसे ही होता है तो अपने आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो इसका मतलब क्यू नॉट, अगर क्यू नॉट यहां पे लाए तो क्यू नॉट भी अपना क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये अपना क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसका मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र है इस विद्युत क्षेत्र के प्रारूप को बदल भी सकता है। क्यों? जिस बात को समझना, ये विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण है और हम इसी को निकालना चाह रहे हैं। किसको? इस वाले विद्युत क्षेत्र को निकालना चाह रहे हैं। क्लियर? इस वाले विद्युत क्षेत्र को जब आप निकालना चाह रहे हो तो इस विद्युत क्षेत्र को निकालना चाह रहे हो तो मतलब इसी की वैल्यू आपके आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ज्यादा मान का आएगा तो ये इसके प्रारूप को क्या कर देगा? चेंज। क्योंकि अब इस क्षेत्र में इसका क्षेत्र भी तो मिक्स हो गया, इस क्षेत्र में इसका क्षेत्र भी मिक्स हो गया, लेकिन इसका मान अगर बहुत कम होगा तो ये कम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसका मतलब जो परीक्षण आवेश है वो अल्प मान का होना चाहिए, जिसके कारण जो मुख्य प्रारूप है वो परिवर्तित ना हो। क्यों बेटा? क्योंकि हम इस विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाह रहे हैं। किस वाले की? इस वाले की। और अगर आपने यहां पे बड़ा आवेश ला दिया तो वो मुख्य प्रारूप को चेंज कर देगा। किसके? उस विद्युत क्षेत्र के जिसकी हम गणना करना चाह रहे हैं। इसका मतलब यहां का कुल विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो जाएगा और फिर हम उस गणना को ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब परीक्षण आवेश अल्प मान का होना चाहिए, और अल्प मान की वजह से मतलब उसका खुद का विद्युत क्षेत्र नगण्य होना चाहिए। तो हम परीक्षण आवेश को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और दूसरा केस की अल्प मान का होना चाहिए, जिसके कारण, अल्प मान होने के कारण वो अपना खुद का एक ज्यादा बड़ा क्षेत्र उत्पन्न ना कर पाए। ये परीक्षण आवेश से संबंधित तो इंपॉर्टेंट बात है। और E बराबर क्या होता है? F अपॉन क्यू नॉट। ये परिभाषा देने का तरीका है। अच्छा बेटा, F बटा क्यू नॉट विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, एक बात तो ये पता चली। दूसरी, इसका मात्रक क्या होगा? तो F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और Q का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के तुल्य होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र जो E था ना, ये वाला, इसको अपन ने चेक किया और कितना मिला हमें? E। कैसे चेक किया? इस परीक्षण आवेश को लाए, परीक्षण आवेश ने जो बल महसूस किया उस बल में इसी परीक्षण आवेश का भाग दे दिया। ये जो बल लगा ना उसी में खुद के उस परीक्षण आवेश का क्या दे दिया? भाग। और इसी तरीके से अपन ने इस विद्युत क्षेत्र की पहचान कर दी। ठीक, तो ये E के बारे में दो इंपॉर्टेंट बात कि परीक्षण आवेश पॉजिटिव लेते हैं और परीक्षण आवेश का मान अल्प होता है। और देखो आप आगे, देखना जब आप पढ़ोगे तो आपके पास क्या क्या शब्द आ सकते हैं। विद्युत क्षेत्र आ सकता है, सिंपल, कॉमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों शब्द आपको मिल सकते हैं। इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो आपको बोल दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र क्या है तो बात वही है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है तब भी बात वही है। अब इन दोनों में एक माइन्यूट सांतर्य मैं समझाता हूं। विद्युत क्षेत्र क्या है? तो अपन ने जो पहली डेफिनेशन दी थी कि किसी भी आवेश के चारों ओर एक आवरण सा बन जाता है, एक क्षेत्र बन जाता है जिसमें अन्य आवेश स्थिर अवस्था में है तो उस पर एक बल का अनुभव होता है, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वह है E बराबर F बटा क्यू नॉट। यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गणितीय प्रारूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र वो क्या है? विद्युत क्षेत्र है कि जिसमें अन्य आवेश को लाने पर बल का अनुभव हो। तो जब आपसे बोला जाए कि विद्युत क्षेत्र, और जब आपसे बोला जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पढ़ाई के लिए बिल्कुल सेम है। हम जब पढ़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र दोनों सेम सी चीज है, लेकिन डेफिनेशन वाइज जब आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ये बताओ, और विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो बोल दो क्या कि साहब किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य स्थिर आवेश को लाने पर वो बल का अनुभव करे। क्लियर बात? और दोनों के मीनिंग लगभग सेम है। तो हम आपसे विद्युत क्षेत्र बोल दे तब भी विद्युत क्षेत्र बराबर E बराबर F बटा क्यू नॉट, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब भी F बटा क्यू नॉट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिर भी मैं आपको जो दो डेफिनेशन बताई तो ये वाली जो डेफिनेशन है वो आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, और विद्युत क्षेत्र के लिए वो वाली डेफिनेशन, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है।
वो शाब्दिक रूप से दे दिया और ये गणितीय रूप से दे दिया। क्लियर? और इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम। क्लियर बात? और देखो आप, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है ना, वो कैसी होती है? ध्यान से सुनना। अगर चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव Q, तो इसके लिए जो दिशा होगी वो इस तरीके से होगी, त्रिज्यी बाहर की ओर, बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। आपसे पूछा जाए इस प्लस Q, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इधर, इस बिंदु पर इधर, इस बिंदु पर इधर। क्लियर? इस बिंदु पर इधर। क्यों ऐसा? क्यों? उसका कारण है, अगर आप सोचो कि अगर मैं एक बिंदु आवेश यहां पे लूं, तो इसका मतलब ये बिंदु आवेश अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेगा। क्या बना लेगा? एक आवरण। इसका मतलब ऐसा समझो कि वो अपने चारों तरफ एक गोला बना लेगा। जहां पे वो चार्ज रखा हुआ है वो तो हो गया उस गोले का केंद्र, और उससे अगर अलग अलग बिंदु ले लिए जाएं तो हमेशा, जैसे ये पॉइंट लिया तो ये हमेशा इसकी दिशा क्या होगी? त्रिज्यी बाहर की ओर। और अगर नेगेटिव चार्ज है यहां होगा तो इस तरीके से। अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो अगर नेगेटिव चार्ज लिया जाए तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होगी -Q, तो -Q के लिए त्रिज्यी अंदर की ओर, ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, ऐसे, रेडियली इनवर्ट्स। तो यह त्रिज्यी अंदर और यह त्रिज्यी बाहर, इस तरीके से। इसको भी अगर अपन ढंग से बनाना चाहें, ये ऐसे बन जाएगा। ये बिंदु आवेश, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी? बाहर की ओर, और नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की ओर। क्लियर बात? और देखो, तो ये तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब विद्युत क्षेत्र के कारण बल, विद्युत क्षेत्र के कारण बल, कारण बल, कितना बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र के कारण? यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब आप सुनना ध्यान से, यह आवेश है Q1। इस Q1 आवेश ने अपने चारों तरफ एक क्या उत्पन्न कर रखा है? एक क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है। क्लियर? अब मान लो कि इस Q1 आवेश के चारों तरफ क्षेत्र है, इस चारों तरफ क्या है? क्षेत्र। वो तो क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र। उसकी तीव्रता, अब विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों में अंतर समझना। ये तो हो गया पूरा विद्युत क्षेत्र, लेकिन उसकी तीव्रता इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर सेम है, अलग अलग, अलग अलग। बस यही डिफरेंस है विद्युत क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो जब आपसे पूछा जाए कि चार्ज को यहां रखा, जो परीक्षण आवेश है उसको यहां रखा, यहां रखा और यहां रखा, तीनों जगह समान बल लगेगा या अलग अलग लगेगा? तो आंसर क्या आएगा? अलग अलग। क्यों? क्योंकि तीनों जगहों पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या है? अलग अलग। इस जगह पे तीव्रता है E1, इस जगह पे है E2 और इस जगह पे E3। अपन इनके फॉर्मूले देखेंगे कि एक आवेश से r दूरी पर तीव्रता कितनी होती है। वो अभी अपन केवल बेसिक सीख रहे हैं। तीनों जगहों पे रख के देखा तो अलग अलग बल लग रहे थे, सेम सेम, अलग अलग। जब इस जगह पे रख के देखा तो मान लो यहां से इस बिंदु की दूरी है R1, इस बिंदु की दूरी है कितनी? R2, और इस बिंदु की दूरी है कितनी? R3। इस जगह पे बल लगा कितना? मान लो ये तो प्लस आवेश है ही, तो इस Q1 आवेश के कारण इस जगह पे क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ? E1, इस जगह पे E2 और इस जगह पे E3। ठीक, अब इस जगह पे बल लगा, मान लो इसको लाए तो इस जगह पे बल लगा कितना? F1, इस जगह पे बल लगा कितना? F2 और इस जगह पे बल लगा कितना? F3। तो E1 क्या लिखोगे?
E1 लिखोगे कितना, E1 लिखोगे F1 बटा क्यू नॉट, E2 लिखोगे F2 बटा क्यू नॉट, और E3 रखोगे F3 बटा क्यू नॉट। तो यहां से जो F1 आया वो कितना आया रे, F1 बराबर आ गया क्यू नॉट E1, F2 बराबर कितना आ गया, F2 बराबर आ गया क्यू नॉट E2, और F3 बराबर आ गया कितना, क्यू नॉट E3। तो इसका मतलब यदि आपको E1 E2 E3 दे दिए जाएं, क्या क्या दे दिए जाएं, E1 E2 E3 दे दिए जाएं, तो आप F1 F2 F3 निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं, विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है। यदि किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र है E और उस जगह पर यदि आवेश दिया हुआ है कितना Q, तो उस Q आवेश पर उस विद्युत क्षेत्र E के कारण बल कितना लगेगा, तो बल लगेगा कितना, F बराबर Q इंटू E। ध्यान से समझना कि अगर हमें विद्युत क्षेत्र दे दिया जाए, यदि हमें विद्युत क्षेत्र दे दिया जाए कितना E विद्युत क्षेत्र या E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब मैं सेम ही शब्द यूज कर रहा हूं, E विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी जाए, किसी जगह पे विद्युत क्षेत्र दे दिया गया कितना E, उसकी तीव्रता दी गई है E, और उस जगह पर यदि आवेश है कितना Q, तो इस Q आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण बल, तो F बराबर Q इंटू E, F बराबर Q इंटू E। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करो। गुरुत्वीय क्षेत्र G क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र किसका, धरती का। G क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र किसका, धरती का। उस जगह पे यदि कोई द्रव्यमान है धरती के आसपास, तो उस पर कितना बल लग रहा है, mg। तो यहां पर m का काम कौन कर रहा है, q, और g किसका काम कर रहा है, E का। यह है विद्युत क्षेत्र, यह है विद्युत आवेश, यह है द्रव्यमान, और यह है द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र। तो mg के जैसा ही बल कौन है, q ही। क्लियर। तो यदि किसी जगह पर किसी विद्युत क्षेत्र में क्या दे दिया गया, किसी विद्युत क्षेत्र में दे दिया गया क्या, किसी आवेश q को, तो उस q आवेश पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, F बराबर QE। तो बल के अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े, कौन, K1 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और दूसरा F बराबर QE। तो जब आपको E दे दिया तो ये फॉर्मूला, और जब Q1 Q2 दे दिया जाए तो वो वाला फॉर्मूला। क्लियर बात। अभी आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तो सारी चीजें समझ जाओगे। अच्छा, इस बल की दिशा ध्यान से समझना। तो बल की दिशा के बारे में, यदि Q धनात्मक है, Q कैसा है, धनात्मक, तो यहां पे प्लस आ जाएगा। अब देखो, जब भी वेक्टर दिया जाए ना, तो Q को किसके साथ रखो, चिन्ह के साथ। F अगर ये है Q किसका, Q क्या है, धनात्मक, प्लस का, तब Q धनात्मक है, तब बल की दिशा E की दिशा में होगी, E की दिशा में होगी। समझे बात को। यदि Q धनात्मक है तो बल की दिशा E की दिशा में होगी, तथा दूसरा यदि ये प्लस की जगह अगर माइनस रख दे तो यह माइनस आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, F वेक्टर बराबर QE, और किसका, माइनस का। माइनस किसको बता रहा है, दिशा को। इसका मतलब F वेक्टर और E वेक्टर एक दूसरे के क्या है, माइनस, मतलब विपरीत। तो यदि Q नेगेटिव है तब F की दिशा E के विपरीत होगी। F की दिशा E के क्या होगी, विपरीत। तो अपन ने विद्युत क्षेत्र से संबंधित बहुत सारी बातें कर ली है। F बराबर QE, यदि E दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, तो F बराबर QE खुद के। जैसे मैं आपको एक और बात समझाता हूं कि अगर मान लो, तो बल की दिशा भी अपने को पता चल गई। अच्छा सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए आपके पास ये आवेश है कितना, Q, ठीक है, या प्लस Q1, और इस जगह पे प्लस Q2। अब ध्यान से समझना,
इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है E1, क्या है E1, और दिशा, इस बिंदु पर दिशा किधर होगी बताओ? तो ये कौन सा आवेश है? प्लस, तो यहां से त्रिज्या क्या होगी? बाहर की ओर, इसका मतलब E की दिशा इधर ही होगी ना। अरे समझ गए? इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है? E1, और उसकी दिशा वो भी त्रिज्या बाहर की ओर, क्योंकि आवेश कैसा है? प्लस। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्या बाहर की ओर, और माइनस के कारण त्रिज्या अंदर की ओर। तो ये E1 की दिशा हो गई। ओके, ये Q1 इस Q2 को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। ये Q1 इस Q2 को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। और प्रतिकर्षित करेगा तो प्रतिकर्षित भी किधर करेगा? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। बल भी तो ऐसे लगता है। इसका मतलब F वेक्टर पैरेलल हो गया ना किसके? E वेक्टर के। क्यों? क्योंकि ये भी तो प्लस आवेश है। तो इस विद्युत क्षेत्र में यदि प्लस Q आवेश रखा हुआ है, अच्छा इस पे बल कितना लगेगा? F बराबर क्या लिखोगे इस जगह पे? जैसे मान लो यहाँ पे F1 बल लगा, तो F1 वेक्टर क्या लिखोगे? F1 वेक्टर लिखोगे Q2 इंटू E1, पहले के विद्युत क्षेत्र में Q2 पर बल। अच्छा इस पे खुद पे लगेगा क्या? खुद के विद्युत क्षेत्र के कारण नहीं, खुद के विद्युत क्षेत्र के कारण खुद पर बल नहीं लगता, खुद के विद्युत क्षेत्र के कारण दूसरे में बल लगता है। वही बात हो गई ना, अपने एरिया में खुद को डर लगेगा क्या? नहीं। ठीक, अच्छा इस पर अब इस Q2 के कारण इस जगह पे विद्युत क्षेत्र इधर, और कितने मान का? मान लो E2 मान का, तो यहां पे बल भी तो इधर ही लगेगा इस पर, क्योंकि ये भी इसको क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित। इसका मतलब F वेक्टर पैरेलल है किसके? E वेक्टर के, यहां पर भी। तो यहां पे जब आप F2 लिखोगे तो F2 बराबर क्या लिखोगे? F2 वेक्टर लिखोगे कितना? Q1 E2, दूसरे के विद्युत क्षेत्र के कारण पहले पर बल, और ये पहले के विद्युत क्षेत्र के कारण दूसरे पर बल। लेकिन F बराबर आया तो वही QE। तो ध्यान से देखना, F वेक्टर बराबर QE में E किसका? दूसरे आवेश का, और Q कौन? जिस पर बल निकाल रहे हैं। Q कौन? जिस पर बल निकाल रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र किसका? दूसरे का। खुद का विद्युत क्षेत्र है क्या? नहीं, ये किसी दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, और जिस जगह पे ये आवेश रखा हुआ है तो वो बल का अनुभव करेगा कितना? QE। तो अपन ने, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। E की दिशा, E क्या होता है? परीक्षण आवेश पॉजिटिव लिया जाता है। परीक्षण आवेश वो कैसा होना चाहिए? अल्पमान का। ठीक, अब अगर आपको विद्युत क्षेत्र दे दिया जाए और कोई भी आवेश दे दे, देखो जब अपन ने परीक्षण आवेश लिया ना, तो हम केवल विद्युत क्षेत्र देखना चाह रहे थे किसका? किसी भी दिए गए आवेश का। लेकिन जब आपको दो आवेश पास में रख दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि एक के विद्युत क्षेत्र के कारण दूसरे पर बल कितना लग रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए F बराबर QE। ये कैसा बल है? F बराबर mg टाइप। और ये किसके कारण? आवेशों के कारण, और वहां पे mg किसके कारण था? वो द्रव्यमानों के कारण। तो ये आपके विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अगर पॉइंट्स नोट करें, विद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश, पहली बात। चिन्ह सामान्यतः क्या होता है? E वेक्टर। तीसरा, प्लस Q के लिए दिशा त्रिज्यी बाहर की ओर, बाहर। चौथा, माइनस Q के लिए त्रिज्यी अंदर। क्लियर? पांचवा, किसी Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र E के कारण बल कितना लगता है? F इक्वल टू QE। इस F की दिशा के बारे में बात, F समानांतर होगा किसके? E के। कब? जब Q पॉजिटिव। F वेक्टर प्रति समानांतर होगा किसके? E के, जब Q नेगेटिव। छठा पॉइंट, स्वयं के विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र में स्वयं पर बल नहीं लगता, मात्रक, यहां पे लिख देता हूं 7वां पॉइंट, मात्रक, अभी के लिए, आगे और भी कई मात्रक देखेंगे अपन। मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, ऐसा ही मात्रक। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्लियर? चलो इनको नोट करना आप लोग। और एक और बात ध्यान रखना कि किसी प्लस क्यू के लिए त्रिज्यी बाहर और माइनस क्यू के लिए त्रिज्यी अंदर, इस बात को सेंटर पे चार्ज करो। जैसे यहां पे आवेश है तो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इसने चारों तरफ एक आवरण बना लिया, एक गोला बना लिया। तो अब उस गोले में त्रिज्यी दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। अगर प्लस क्यू है तो त्रिज्यी बाहर और माइनस क्यू है तो त्रिज्यी अंदर। क्लियर? तो धीरे धीरे ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था किसका? विद्युत क्षेत्र के बारे में, कि हमें यदि ई दे दिया जाए तब भी हम किसी आवेश पर बल निकाल सकते हैं। और बेसिकली जब दो आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर हैं, तो दूसरा आवेश पहले पे और पहला आवेश दूसरे पे जो बल लगा रहा है उसका कारण कौन है? विद्युत क्षेत्र। की पहला आवेश दूसरी जगह पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और दूसरा आवेश पहली जगह पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो दूसरे के विद्युत क्षेत्र में पहला रखा है और पहले के विद्युत क्षेत्र में दूसरा रखा है, इसी वजह से वो बल लग रहा है। अपन आगे देखेंगे कि वो जो मान आता है ना, ये वाला, ये Q1 और Q2, तो ये इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, तो ये वाला मान और ये वाला मान, ये बल सेम होंगे। अपन आगे देख लेंगे। क्लियर बात? थैंक यू।